अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। तो पहली चीज़ तो आप ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सैटेलाइट बनाने के लिए एक सर्टेन एक यूनिक स्पीड आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों, हम वही सेम अपना जो अजम्पशन मान के चल रहे हैं, अर्थ के रिलेटिव बात कर रहे हैं। तो अर्थ है, अर्थ का मास वही कितना एम ई, रेडियस कितना आर ई। अर्थ की सरफेस से एच हाइट पे जाके आपने एक स्पीड इसको प्रोवाइड किया, तो ये स्पीड जैसा कि मैंने आपको समझाया, अगर कम देंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं गिरेगा। तो हमने एक रिक्वायर्ड स्पीड दे दी और उस स्पीड को प्रोवाइड करने के बाद अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट ऑब्टेन करता हो तो उस स्पीड को हम कौन सी स्पीड बोलेंगे बच्चों? ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वी नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरफेस इसका हाइट कितना बच्चों? स्मॉल एच। अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी? स्मॉल आर। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, जैसे कि हमने कहा इसको सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही कौन सा फोर्स बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ से देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू कौन बन जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लिखा जा सकता है बच्चों वी नॉट की टर्म्स में? एम वी नॉट स्क्वायर बाय कितना? आर। और इस सैटेलाइट और इस अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? जी एम ई स्मॉल एम अपॉन कितना? आर स्क्वायर। आर सर कैंसल, तो फाइनली बच्चों हमको मिला वी नॉट का वैल्यू कितना? रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर अगेन रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं बच्चों? सर्कुलर। हालांकि ऑर्बिट देखो एलिप्टिकल भी हो सकता है, पर उसकी हम बात आगे देखेंगे, बट अभी इतना समझे रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। दूसरी बात, इसको बच्चों अगर एच के टर्म्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? आर ई प्लस एच। और कभी हम इसको जी नॉट, आप जानते हो जी नॉट क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। जी एम ई को लिख सकते कितना? जी नॉट आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से आर ई कॉमन लेंगे तो फाइनली आप अरेंज कर सकते हो, वही जैसे एस्केप हमने किया था, रूट जी नॉट आर ई अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। एच अगेन क्या है? हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। इस फॉर्मूले पे बच्चों एक साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको हम आगे देखेंगे। अच्छा बच्चों, ये तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड की बात आई। तो हमने कहा कि बच्चों एक यूनिक स्पीड है, एक यूनिक स्पीड है, तो इसके बारे में हम 2-3 बातें करें। जैसे पहली चीज तो ऑर्बिटल स्पीड बच्चों सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता। सैटेलाइट चाहे 2 kg का हो चाहे 2000 kg का हो, एवरी काइंड ऑफ सैटेलाइट के लिए यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड क्या आएगी? सेम। अगर आपने रेडियस क्या रखा है? सेम। हाँ, रेडियस आप चेंज कर दो, जैसे जैसे आप अपर ऑर्बिट में जाते जाओगे तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो उसका रिक्वायर्ड ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपने सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक अगर लॉन्च किया है तो उस कंडीशन में आपको उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? ज़्यादा। और दूसरी बात, यहाँ अगर इसके टाइम की बात करें तो हम जानते हैं कि ऑर्बिट बच्चों अगर सर्कुलर है तो इस सर्कल को ट्रेवल करने में उसको जो टाइम लगेगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, हम उसी को क्या बोलते हैं? उसको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका है? सैटेलाइट का। तो टी इक्वल्स हम लिख सकते हैं बच्चों, इसका डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर। स्पीड कितना? वी नॉट। और वी नॉट अगर आप चाहो तो ये रिप्लेस करें, तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि वी नॉट की वैल्यू अगर ये पुट कर दें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको अरेंज करें तो r की पावर 1/2 और यहाँ पे 1, तो कितना है बच्चों? 3/2। इसको और सिंप्लीफाई करें, दोनों साइड आप स्क्वायर करें तो यहाँ कितना मिलेगा? टी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा? 2 पाई का स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर अपन कितना? जी एम ई और कितना? आर क्यूब। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, जो आगे हमको कैप्लस थर्ड लॉ बनेगा, ये सेम वहाँ पे बनेगा, बट वहाँ डायरेक्ट लिखते थे, इसीलिए हमने सबसे पहले सैटेलाइट को लिया ताकि आपको वहाँ रटने की जरूरत ना पड़े। तो पहली चीज़ तो इस पे भी आगे क्वेश्चन पूछ रखा है एपीएमटी में, तो यहाँ ये जो चीज़ है बच्चों ये कहलाएगी इसका कांस्टेंट, जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू कितना बच्चों? आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? आर क्यूब। तो इसको अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? आर की पावर 3/2। तो यहाँ पे दो सैटेलाइट का कंपैरिजन करेंगे, इसका टाइम पीरियड इतना तो उसका कितना, रेडियस अगर चेंज कर दें तो रेडियस अगर आप देखो तो हम क्या बोल सकते हैं? सेंटर से डिस्टेंस आर ई प्लस कितना बच्चों? एच के इक्वल। अब कुछ बातें सुनना, जैसे जैसे कि हम जानते हैं इस फॉर्मूले को आप देखो, टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ satellite, so for same orbit t will remain same.
टी जो होता है बच्चों सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। चाहे सैटेलाइट मान लो कि यहाँ पे 2 kg का, अगर मैंने कहा 20 kg का, वो डजंट मैटर, सैटेलाइट के मास से कोई उसको लेना देना नहीं है। वो किसके मास पे डिपेंड करेगा, इसका जो टाइम पीरियड है या इसका जो ऑर्बिटल स्पीड है वो किसके मास पे डिपेंड करेगा, उस प्लेनेट के मास पे डिपेंड करेगा जिसके चारों ओर वो क्या करेगा, रिवॉल्व। यहाँ एमी किसका मास है बच्चों, अर्थ का, क्योंकि वो सैटेलाइट किसका है, अर्थ का। अगर हम बच्चों मून की बात करें तो मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का। तो यहाँ किसका मास आएगा, मून का मास आएगा या अर्थ का, अर्थ का। मून के मास से अगेन हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मून अर्थ का सैटेलाइट है। तो हम कह सकते हैं कि मून अराउंड दी अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में अर्थ का मास लिखा जाएगा। अगर आप बच्चों अर्थ के टाइम पीरियड की बात करेंगे कैप्लर्स में, इसलिए इसको समझो पहले। अर्थ के अगर हम बात करें रिवॉल्व करने की अराउंड दी सन, तो बताओ बच्चों फिर यहाँ किसका मास आएगा, सन का, क्योंकि बच्चों जो जिसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा उसी का मास यहाँ कंसिडर किया जाएगा। कभी कभी इस फॉर्मूले पे हमको बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे हमसे कभी सैटेलाइट का हाइट पूछता है, बोलता है कि इतनी हाइट पे है, तो उस कंडीशन में मान लो टाइम दे दिया, ये दे दिया, और उसने सपोज करो रेडियस दे दी, अर्थ की हाइट पूछी, कोई इशू नहीं है। टी के टर्म्स में, इनके टर्म्स में हाइट पूछे, तो आप इसको लिखना कितना, आर ई प्लस एच, इसको अरेंज करना, दूसरी साइड ले जाना, और यहाँ एच को आप सेपरेट करके हाइट बता सकते हैं। तो इस फॉर्मूले पे बेस हमको कई बार क्वेश्चंस मिलेंगे, और 2-3 चीज़ों का जैसे ध्यान रखना। पहली चीज़ तो ये होगी कि ऑर्बिट अगर सर्कुलर है तो ही आप इसका यूज़ करना फिलहाल, और उस कंडीशन में ये अगर सर्कुलर है तो रिलेशन अपने पास ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक कंडीशन है बच्चों जो आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे आगे क्वेश्चंस में इसका डेटा यूज होगा। फॉर अ नियर बाई सेटेलाइट, या अगर मान लो कि फॉर अ सेटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यदि कोई सेटेलाइट, हालांकि बच्चों एक सर्टेन लिमिट के बाद ही हम सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर भी अगर नियर बाई सेटेलाइट हम मान लेते हैं, ठीक, 8-10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर आपने कोई सेटेलाइट लॉन्च कर रखा है, तो उस कंडीशन में उसका जो हाइट है रेडियस ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत नेग्लिजिबल टाइप का, या ऐसा हम बोल सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं आर ई प्लस एच को। तो उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना माना जाएगा बच्चों, आर ई के इक्वल। तो हमारे पास वी नॉट का फॉर्मूला था बच्चों रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो h आप जीरो कर लो, या आर ई प्लस एच को क्या लिखा जा सकता है, h जीरो तो नहीं कर सकते, आर ई प्लस एच को क्या लिखा जा सकता है, आर ई। तो उसी टाइप से यहाँ भी हम देख सकते हैं, तो जी एम ई अपॉन आर ई रूट के अंदर, या रूट जी नॉट कितना, आर ई। तो इसको अगर आप पुट करेंगे तो ये लमसम आपको मिलेगा कितना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। हालांकि अगर जी के वाली बच्चों 9.8 पुट करेंगे तो 8 से थोड़ा सा कम मिलेगा, फिर भी आप अप्रोक्सीमेशन में याद रखें 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इस डेटा को आप रिमेंबर रखना बच्चों, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हम बोल सकते हैं क्वेश्चंस में आप रफली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं इन डेटा का यूज करके। मैं आपको आगे समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। दूसरी बात, अगर इसके रिवॉल्व करने की बात करें, इसके टाइम की बात करें, तो हम देख सकते हैं टी को कितना लिखेंगे, 2 पाई आर, आर के नाम पर कितना, आर ई, अपॉन स्पीड कितना, वी नॉट। और वी नॉट क्या लिखा जा सकता है बच्चों, रूट जी नॉट और इंटू कितना, आर ई। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम इक्वल कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट आर ई बाई कितना, जी नॉट। अब बच्चों इसमें आप चाहो तो रेडियस पुट कर दें, जी नॉट पुट कर दें, तो ये एक्सप्रेशन का जो डेटा हमको मिलता है वो कितना, 1.41 आर, या रूट 2 आवर्स, या इसको हम कन्वर्ट करें तो 84.6 मिनट के इक्वल। अगर आपको थोड़ा सा बच्चों मालूम हो तो हमने याद करो, अर्थ की सरफेस पे ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, इक्वेटर पे हमने वेटलेस कंडीशन जनरेट करी थी, तो हमको वहां ओमेगा मिला था कितना बच्चों, रूट जी नॉट अपॉन कितना, आर ई के इक्वल। तो उस ओमेगा का याद करना जरा, अगर आपको याद आ रहा हो तो, हालांकि उसका इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी ठीक है। अर्थ की उसके इक्वेटर पे वेट जीरो करने के लिए जो ओमेगा प्रोवाइड किया था, रूट जी नॉट अपॉन कितना, आर ई के इक्वल। तो अर्थ का जो नया टाइम पीरियड आप लिख सकते हो वहां से 2 पाई बाई ओमेगा डैश, वो भी इतना ही आएगा बच्चों कितना, 2 पाई, और ये रूट का कितना आ जाएगा यहाँ पे, आर ई बाई कितना, जी नॉट। आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल उसके सिमिलर है। इट मीन्स अगर आप इक्वेटर पे वेटलेस कंडीशन प्रोड्यूस कर देते हो तो वहां भी अर्थ को खुद की एक्सिस पे रिवॉल्व करने का टाइम कितना लगता है, 1.41 आवर्स, ठीक।
तो हालांकि दोनों चीज़ें अलग बट डेटा इनका सेम चल रहा है, तो ये बात हम देख सकते हैं। दूसरी बात एक और सुनना बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सुनना कैसे। ये 8 किलोमीटर, ये तो आप समझ गए होंगे बात को। इतने टाइम में अगर कोई अर्थ का सैटेलाइट है, मान लीजिए अर्थ है और इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो इतने टाइम में वो सैटेलाइट अर्थ का एक रिवोल्यूशन क्या कर लेगा, एक सर्कल क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अगर मान लो बच्चों कि ये अर्थ है, ठीक है, हमने कहा कि मान लेते हैं अगर ये अर्थ है और अर्थ के नज़दीक वाले ऑर्बिट में जो सबसे नियर बाई ऑर्बिट होगा, हम इसी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। आपने उसको स्पीड दिया, सपोज करें यहाँ पे 7 किलोमीटर पर सेकेंड, तो बताओ जरा बच्चों, अगर आपने स्पीड दिया कितना, 7 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये सैटेलाइट बनेगा कि नहीं बनेगा? नियर बाई ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अगर आपने स्पीड बच्चों 7 दिया तो हम जानते हैं कि यार इसको कम से कम कितनी स्पीड चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे तो ये अर्थ से क्या कर जाएगा, कोलाइड, तो ये सैटेलाइट बनने वाला नहीं है। हाँ, अगर इसको मैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड दे दूं तो ये कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में। ज़्यादा दे दे तो उसका एलिप्टिकल टाइप का ऑर्बिट आता है, बट इसके से कम देंगे तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं वो रिवॉल्व तो करेगा, बट कौन से ऑर्बिट में, एलिप्टिकल। वो मैं आगे आपको डिक्टेट कर दूंगा कि किस हिसाब से हम बात करेंगे। एक और चीज सुनना बच्चों कि यहाँ पे अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि रिक्वायर्ड 8 थी पर तुमने उससे कम दे दिया, तो बॉडी अर्थ की सरफेस से क्या कर जाएगी, कोलाइड। तो यहाँ पे हमने कहा कि देखो ये एक्चुअली में ऐसा हम बोल सकते हैं कि किसी भी अर्थ के नजदीक सैटेलाइट का एक मिनिमम स्पीड है। नजदीक की बात कर रहा हूं मैं, नियर बाय सैटेलाइट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुना मेरा वर्ड। अगर आप ऊपर वाले ऑर्बिट में चले गए तो वहां तो बच्चों जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो 8 से क्या चाहिए, कम चाहिए। तो 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ का सैटेलाइट तो बनेगा, पर नियर बाय ऑर्बिट में ना बन के किसी अपर वाले ऑर्बिट में बनाना पड़ेगा। तो नियर बाय ऑर्बिट में अगर आपको किसी भी बॉडी को सैटेलाइट बनाना है तो कम से कम कितनी स्पीड चाहिए बच्चों, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज दी मिनिमम स्पीड फॉर अ नियर बाय सैटेलाइट। मेरा वर्ड ध्यान सुना, नियर बाय सैटेलाइट। ये जनरलाइज नहीं कर रहे हम इसको, अलग ऑर्बिट चले गए तो ऑर्बिटल स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक और चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का। तो हम जानते हैं कि मून का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर के समथिंग है। हालांकि कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। इसके यहाँ पे कंप्लीट डेटा पुट करेंगे T² के फॉर्मूले में, तो आपको लमसम जो मिलता है 28 या 29 डेज के आसपास ये आपको मिलता है। इसका टाइम पीरियड किसका, मून का, अराउंड दी किसके, अर्थ के। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों सैटेलाइट की एनर्जी की। तो देखो हमने अभी तक बात करी इसकी ऑर्बिटल स्पीड के बारे में और इसके टाइम पीरियड के बारे में। अब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ, तो जाहिर सी बात उसके पास एनर्जी भी होगी। तो यहाँ हम बात करते हैं बच्चों, एक तो अपने पास आता है काइनेटिक एनर्जी और एक आती है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, और उन दोनों का सम जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो बहुत बेसिक सी बात, एक सैटेलाइट, सेम वही कहानी, अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रिवॉल्व कर रहा है v0 स्पीड से। v0 इज दी ऑर्बिटल स्पीड जिसका वैल्यू कितना था बच्चों, √gme/r। अब देखो बच्चों, ये सैटेलाइट यहाँ पे होगा तो हम देख सकते हैं पहली बात उसका काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, तो कितना मिलेगा, 12m v0²। v0 का आपने एक्सप्रेशन पुट किया तो फाइनली हमको मिला कितना, gme/m कितना, 2r। उसी टाइप से जब सैटेलाइट यहाँ होगा तो उस कंडीशन में ध्यान रखना आपस, अगेन ऑर्बिट कौन सा है बच्चों, सर्कुलर। इसका पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, माइनस का gme/m कितना, r। अच्छा, ये सैटेलाइट अगर रेस पे होता तो भी पोटेंशियल इतनी ही होती, बट फिर काइनेटिक नहीं होती। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, रिवॉल्व अगर कर रहा है तो बच्चों पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी होगी, तो दोनों को कंबाइंड मिला के हम क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, तो 1/2 माइनस का 1 तो कितना बचा, -1/2। तो इसको आप रिमेंबर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट काम का यहाँ पे फॉर्मूला है। तो इस पे APMT या नीट में 3-4 बार आपको क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विल बी नेगेटिव ऑफ gme/m कितना, 2r। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन अगेन इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये सैटेलाइट अर्थ के साथ क्या है, बाउंडेड। तो इसको हम बोल सकते हैं बाउंडेड विद अर्थ।
क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था एस्केप एनर्जी में, अगर आप किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को, कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी को क्या कर दो, जीरो, तो सैटेलाइट या वो बॉडी वहां से क्या कर जाएगी, एस्केप। तो जब तक इसकी एनर्जी बच्चों नेगेटिव होगी तब तक ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्ट वे में अगर मैं ऐसे पूछूं कि यार इस सैटेलाइट को यहां से अगर एस्केप कराना है तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं, इस सैटेलाइट को अगर यहाँ से कराना है एस्केप, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सी बार जो हमने सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं एक सर्टेन टाइम के बाद उसका वर्किंग करना बंद हो जाता है, तो वहाँ से हमको एस्केप कराना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे आगे, बट इतना समझें अगर उसको एस्केप कराना है तो उसको कितनी एनर्जी दूँ, प्लस का GME स्मॉल m अपॉन कितना 2r। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो एनर्जी हमको मिलेगी, टोटल एनर्जी इतनी है, अगर उसको आप पॉजिटिव में एनर्जी दे दें तो टोटल एनर्जी उसका फाइनली फिर क्या हो जाएगा, जीरो। तो फॉर्मूला आप रिमेंबर रखना। इसी टाइप से उसको हम बोलते हैं ऐसे बाइंडिंग एनर्जी। आपने सुना होगा बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के एग्जांपल्स है। तो जैसे हम देख सकते हैं दिस इज द एनर्जी ड्यू टू विच सिस्टम इज बाउंडेड। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव, तो हमको बाइंडिंग एनर्जी कितनी मिलेगी बच्चों, प्लस का GME स्मॉल m अपॉन कितना 2r। एंड इस सब का रिलेशन भी आप रिमेंबर रखना बस ये, बट ये रिलेशन बच्चों तभी वैलिड होगा जब सैटेलाइट क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल का बाई पोटेंशियल बाय 2। तो इस यहाँ पे ये रिलेशन अपने पास मिलेगा और ये मिलेगा अपने को यहाँ पे सैटेलाइट का एनर्जी। ओके बच्चों, अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के अकॉर्डिंग हमको बहुत सी बार ग्राफ के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो पहली चीज़ तो आपस सेम कहानी, काइनेटिक एनर्जी हमने ये लिखा था जिसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आर एंड टोटल एनर्जी। यहाँ पे सेम टाइप के आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी। तो तीनों में आप देखोगे बच्चों तो ग्राफ बिल्कुल जो पैटर्न होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ही आपको मिलेगा। बट कौन सा ग्राफ किस एनर्जी का होगा हमसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है। तो देखो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, अच्छा आर का ध्यान रखना, आर क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो देखो हमने 3 ग्राफ आपको दिए 1, 2 एंड 3। तो इसमें आप पहले जज कीजिए बच्चों कि कौन किसका ग्राफ है। ये 0 है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ग्राफ ऊपर है वो पॉजिटिव में है और हम देख सकते हैं कि तीनों एनर्जी में से केवल कौन सी एनर्जी पॉजिटिव है, काइनेटिक। तो काइनेटिक का ग्राफ कहाँ बनेगा बच्चों, ऊपर। तो हम देख सकते हैं ग्राफ आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर बिल्कुल हाइपरबोला टाइप का दिखेगा और ये ग्राफ किसका आएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का। अब 2 और 3 में हमें जज करना है कि कौन सा ग्राफ पोटेंशियल का और कौन सा टोटल का। तो इसको समझने का बहुत आसान सा तरीका ये है बच्चों, इसका रिलेशन देखो आप। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो पहली चीज तो दोनों ग्राफ नेगेटिव में तो नीचे ड्रॉ होंगे, और हम मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों तो हम क्या देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल का क्या है, डबल है। ध्यान से सुना मेरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल का क्या है बच्चों, डबल है। इसका मतलब किसी सेम ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एक सैटेलाइट किसी r रेडियस के ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड टोटल का क्या है, डबल है। तो आप एक काम करो, इस x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग या r के करस्पॉन्डिंग कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो आप। मान लेते हैं कोई रेडियस होता है उसका r, तो उसके करस्पॉन्डिंग बच्चों में चेक करना है कि कौन किसका ग्राफ है। तो आप देख सकते हो इस r के करस्पॉन्डिंग ये जो 2 है उसके करस्पॉन्डिंग आपको इस एक्सिस पे ये एनर्जी यहाँ मिलेगी, और इसी सेम ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग ये जो 3 के करस्पॉन्डिंग आपको ये एनर्जी यहाँ मिलेगी। अब आप आई थिंक सो समझ गए होंगे, ये 0 है, ये मान लेते हैं प्लस का 10, ये मान लो फिर सॉरी ये माइनस का मान लो 10, तो माइनस का कितना 20, नीचे तो नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है। बट हम मैग्नीट्यूड का कंपेयर करें बच्चों तो 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है
और 3 के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है। और किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा? पोटेंशियल का। दैट्स वाई हम कह सकते हैं बच्चों ये तीसरा जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? बोलो, टोटल की पोटेंशियल, पोटेंशियल का। तो ये ग्राफ हमको मिलेगा बच्चों किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि सेम आर के करस्पॉन्डिंग इसके वैल्यू जो होगी उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा? ज्यादा। तो ये जो ग्राफ बचा, ये सेकंड वाला जो ग्राफ बचा, ये कौन सी एनर्जी का हो जाएगा? टोटल एनर्जी का। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि देखो काइनेटिक और पोटेंशियल मिलके जो यहाँ पे रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कमी होगा। और उस कंडीशन में ये भी देखें काइनेटिक और टोटल बिल्कुल मिरर इमेज बनेगी, क्योंकि दोनों का आप देख सकते हो काइनेटिक का और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? सेम। तो इन दोनों की जो ग्राफ बनेंगे बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरे की इमेज यहाँ फॉर्म होगी। तो एक तो हमको ये पूछता है ग्राफ। दूसरा बच्चों हमको यहाँ एक और इसी टाइप से क्वेश्चन मिलता है कि हमको एनर्जी और आर के बीच का ग्राफ दे देता है और हमको केवल दो एनर्जी दिया, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो हमको ऑलरेडी गिवन है, हमें कोई जज नहीं करना कि कौन किसका ग्राफ, तो ये पोटेंशियल का और ये किसका? काइनेटिक का। अब हमसे बच्चों ये पूछा है, हमको 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। तो हमसे ये पूछा है कि ये सैटेलाइट कौन से पॉइंट पे बाउंडेड है और कौन से पॉइंट पे अनबाउंडेड है। बाउंडेड इट मीन्स आप समझते हैं कि बाउंडेड का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। बाउंडेड सिस्टम जब भी होता है, हम बार बार बात कर चुके हैं इसकी, तो बाउंडेड का मतलब क्या बच्चों? टोटल एनर्जी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। और टोटल एनर्जी नेगेटिव इट मीन्स काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होना चाहिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब उस सम को नेगेटिव होने के लिए बच्चों के काइनेटिक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए या पोटेंशियल का? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, ए के करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। ए के करस्पॉन्डिंग हमने कहा कि यार काइनेटिक का वैल्यू आपको ये मिला और इसी ए के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल का वैल्यू आपको ये मिला। आप सिंपल कंपेयर कर सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड तो कम है और ये मैग्नीट्यूड ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो मैंने कहा कि 0 है। सपोज करो ऐसा मान लेते हैं कि यार यहाँ का वैल्यू प्लस का मान लेते हैं कितना? 10 जूल, ठीक। तो इसका वैल्यू बच्चों इससे कम की ज्यादा, तो मान लेते हैं इसको माइनस का, सपोज करो कितना? 20 जूल। तो नेगेटिव तो उसकी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस के 20 में प्लस का 10 ऐड करेंगे तो हमको ओवरऑल क्या मिलेगा? नेगेटिव। दैट्स वाई हम कह सकते हैं बच्चों ए पर जो सिस्टम है, ए पर जो सिस्टम है वो कैसा है? बाउंडेड या अनबाउंडेड? बाउंडेड, क्योंकि ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इसका काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम आ रहा है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो सिस्टम कैसा हो गया? बाउंडेड। उसी टाइप से अब बी का कंपेयर करो। अगर बी के करस्पॉन्डिंग कंपेयर करें तो हमने कहा कि भाई काइनेटिक का आप देख सकते ग्राफ में वैल्यू कुछ ये मिलेगा और इसी के करस्पॉन्डिंग आप पोटेंशियल का वैल्यू देखेंगे बच्चों, तो एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड अब आपको क्या मिलेगा? कम। देखो यहाँ ये वैल्यू सपोज प्लस का 8 जूल और ये तो आप देख सकते हो बच्चों प्लस का 8 जूल, तो ये तो 8 से क्या आएगी? कमी आएगी। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं? बी पॉइंट पे बच्चों जो टोटल एनर्जी आपको मिलेगी, बी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी आपको मिलेगी वो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। और अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव तो सिस्टम कैसा हो गया? अनबाउंडेड, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि अनबाउंडेड होने के लिए टोटल एनर्जी उस कंडीशन में क्या हो जानी चाहिए? पॉजिटिव। तो सिस्टम हो जाएगा अनबाउंड। तो बी पॉइंट अनबाउंडेड और ए पर कैसा हो गया? बाउंडेड। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है जिसपे एएमटी में क्वेश्चन भी अगेन आस्क कर रखा है, पूछा गया है। तो उस कंडीशन में हमसे ये बोला जाता है कि एक सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में, लेट सपोज करो r1 रेडियस के ऑर्बिट में v0 स्पीड से कर रहा है रिवॉल्व, उसको बच्चों उस ऑर्बिट से किसी अनदर ऑर्बिट में, जैसे मान लेते हैं r2 रेडियस के ऑर्बिट में शिफ्ट करने में हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? कितना? किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो बच्चों इस ऑर्बिट से जब आप इस ऑर्बिट में इसको शिफ्ट करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में जब वो यहाँ से वहां जाएगा तो उसका ऑर्बिटल स्पीड भी क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिट चेंज तो उसका स्पीड चेंज। तो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में जो इसको एनर्जी हम देंगे एक्चुअली में वो टोटल एनर्जी में चेंज के क्या होगा? बराबर। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बच्चों हमें ओनली पोटेंशियल को ही चेंज नहीं करना है, हमको किसको भी चेंज करना है, काइनेटिक को, क्योंकि उसका स्पीड प्रीवियस के कंपैरिजन में क्या होगा, चेंज होगा। दैट्स व्हाई हम किस में चेंज की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। अब हम लिख सकते हैं बच्चों, आपको यहाँ कोई रटने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल से समझो। जब सैटेलाइट यहाँ होगा तो उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन कितना, 2r1। और जब सैटेलाइट इस ऑर्बिट में पहुंचेगा तो उसका फाइनल एनर्जी कितना लिखा जाएगा, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन कितना, 2r2। तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना, फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें से इसको माइनस करें बच्चों तो आप देख सकते हैं इसको अरेंज करके, जी एम ई स्मॉल एम बाई 2 तो आपका यहाँ पे कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो उस कंडीशन में क्या बचेगा यहाँ पे, 1/r1 माइनस 1/r2। इसको अगेन आप अरेंज कर लो तो वर्क डन रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वल्स टू कितना है, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2 और उधर कितना, r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2। आप सिंपल सा इस फॉर्मूले को रिमेंबर मत करना, आप ये चीज दिमाग में रखना, इनिशियल एनर्जी लिखो, फाइनल एनर्जी लिखो और उन दोनों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस। एक रिलेशन आता है बच्चों एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एस्केप स्पीड को लिखा था कितना, √2gm अपॉन कितना r। इसको हम किसी भी अदर प्लेनेट के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों कि √gm/r को क्या बोल सकते हैं, v0। तो v एस्केप इक्वल्स टू कितना टाइम्स, √2 टाइम्स ऑफ कितना, v0। तो कभी कभी एस्केप वेलोसिटी की टर्म्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी को बच्चों ये भी लिखता है वो, इसलिए कंफ्यूज ना हो। कभी भी आपको अगर v/√2 गिवन है, v कितना, √2, इट मीन्स कौन सी स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस रिलेशन को आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें। एक और चीज, इसका मतलब क्या एक्चुअली में, अगर हम इसकी बात करें तो इसको ऐसा समझें कि अगर कोई भी सैटेलाइट किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से किसी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है और उसकी स्पीड को अगर कितना टाइम्स कर दिया जाए बच्चों, √2 टाइम्स, तो वो सैटेलाइट उस ऑर्बिट से क्या कर जाएगा, एस्केप। इसको ऐसे समझे, आपने सुना होगा बच्चों कि बहुत सी बार क्या होता है, जैसे किसी भी कंट्री ने, जैसे मान ले अपन इसरो की बात करें, ठीक है, इसरो ने कई सारे सैटेलाइट अपनी कंट्री के लिए यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं। जैसे नासा ने भी अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद वो सैटेलाइट वर्क करना बंद कर देता है। वर्किंग इन द सेंस मतलब सिग्नल का डेटा का ट्रांसमिशन बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में हमारे किसी काम का नहीं है, तो अदर सैटेलाइट को हो सकता है कभी वो डैमेज करने के चांसेस हो, तो उसको उस ऑर्बिट से एस्केप करा दिया जाता है बहुत सी बार, ठीक। अदरवाइज हालांकि कंट्रीज जो होती है वो एस्केप नहीं कराते बहुत सारे, तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पे बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन हम क्या बोलते हैं, अगर इसको ऐसे समझे कि कोई भी सैटेलाइट है, सपोज करो हमारे पास अर्थ का कोई भी आर्टिफिशियल अगर सैटेलाइट अगर होता, तो देखो बच्चों, अर्थ का अगर एक सैटेलाइट होता आर्टिफिशियल जो अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व, तो अभी हमने कहा किसी v0 स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, भाई कोई इश्यू नहीं। बट जरा सोचो बच्चों, ये अगर मान लो कि यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस मान के चलते नहीं है, एक कांस्टेंट इसी स्पीड से कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता ही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। बट जरा सोचो, इसकी स्पीड को अगर हम मान लेते हैं किसी इंजन का या प्रोपल्शन इंजन का यूज करके, मान लेते हैं आपने स्पीड को बढ़ा दिया और इसकी स्पीड को कितना टाइम्स कर दिया बच्चों, मान लो √2 टाइम्स ऑफ कितना, v0। तो ये एक्चुअली में उस ऑर्बिट की क्या बन जाएगी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड। तो ये सैटेलाइट उस ऑर्बिट से क्या कर जाएगा, एस्केप। अब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में नहीं रहेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम उसको एडिशनल कुछ अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से क्या कर जाएगा, एस्केप। इसका मतलब ये होता है। इसी टाइप से इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट विल बिकम्स कितना टाइम्स, √2 टाइम्स। या इसको परसेंटेज में देखें तो 41.4%। जैसे अगर परसेंटेज की बात करें तो देखो, पहले स्पीड कितनी थी, v0, अब कितना कर दिया, √2 v0। तो √2 v0 माइनस v0 अपॉन में v0, भाई फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और इनटू में कितना, 100। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो v0 तो कैंसिल, ठीक है, यहाँ कितना, √2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 1.41 माइनस 1 और इनटू कितना
100 तो कितना परसेंट आएगा? 41.4% के आसपास। ये देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिया जाए? डबल। ये तीनों लैंग्वेज यहाँ हो सकती है। √2 टाइम्स 41.4% या काइनेटिक एनर्जी इज डबल। देखो स्पीड पहले v नॉट थी, अब √2 टाइम्स कर दिया आपने, तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें तो हाफ mv², तो v को अगर √2 टाइम्स बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? डबल। तो सिंपल सी बात है, वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सैटेलाइट की अगर ऑर्बिटल स्पीड को √2 टाइम्स बढ़ा दो या 41.4% से इंक्रीज कर दो या उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दो? डबल, तो सैटेलाइट उस अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से क्या कर जाएगा? एस्केप। इसका मतलब इतना सा। अच्छा बच्चों, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस में। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान सा है, अगर आपको इसका कंसेप्ट मालूम हो। हमसे ये पूछा था, क्वेश्चन ये दिया था कि एक सैटेलाइट अर्थ का एक किसी प्लेनेट का हो सकता है जिसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है। प्लेनेट का मास है कैपिटल एम, तो कोई भी सैटेलाइट किसी प्लेनेट जिसका मास कैपिटल एम है से आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस या आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो इन्होंने पूछा कि उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट से एस्केप कराने के लिए एडिशनल कितनी स्पीड उसको प्रोवाइड करे। क्वेश्चन सेम है, एडिशनल स्पीड टू एस्केप। तो सिंपल सी बात ये होती है बच्चों, एडिशनल स्पीड मतलब क्या? वेलोसिटी स्पीड में कितना आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो डेल्टा वी पूछना चाहता है। तो पहले वेलोसिटी या स्पीड कितनी थी? v नॉट। एस्केप करने के लिए कितना कर दें? √2 v नॉट। तो आपने एडिशनल कितना दिया? एडिशनल कितना दिया? √2 v नॉट और माइनस का कितना? v नॉट। और इसी को आप चाहो तो और सोल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, √2 - 1 और इंटू कितना? v नॉट। तो फाइनली यहां से हम देख सकते हैं कितना? √2 माइनस का 1 और v नॉट का अगर आप वैल्यू चाहो तो लिख सकते हैं कितना? रूट के अंदर कितना? gm और अपॉन में कितना? r। m प्लेनेट का मास है, r ऑर्बिट का क्या हो गया? रेडियस। तो इस यहाँ पे हम यहाँ पे कभी भी अगर इस पे क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं। इसी रिलेशन को इन्होंने AFMT 2012 के आसपास इन्होंने पूछा था, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट रिलेशन पूछा था कि एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड में क्या रिलेशन होगा। चलो बच्चों, अब हम इन सैटेलाइट का थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ आइडिया लेते हैं, जिनको हमने अभी तक यहाँ पे देखा नहीं है। क्योंकि देखो जरा, अभी तक हमने बात करी है सैटेलाइट की एनर्जी के बारे में, उसकी ऑर्बिटल स्पीड के बारे में, एंड एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को ट्रांसफर करने में कितना वर्किंग करना पड़ेगा। इन सब बातों की हमने यहाँ पे चर्चा करी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको जो रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स में से कई बार जैसे एम्स में इन्होंने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन है तो आपको याद करना ही है, तो एक बार इसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में यहाँ हमको दो टाइप के सैटेलाइट मिलेंगे, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक पोलर सैटेलाइट। तो पहले इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ आइडिया लेते हैं, तो सुनना जरा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम टेलीकम्युनिकेशन या रिले सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं, और इसको पार्किंग सैटेलाइट भी बोला जाता है। जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया पार्किंग सैटेलाइट। कम्युनिकेशन करने में हमारे पास यूज होता है, ठीक है। कम्युनिकेट करने में जैसे हमें टीवी देखना है, तो टीवी देखने के लिए हम जिस सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं उस सैटेलाइट से हमें कम्युनिकेट करना है, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। और जियो स्टेशनरी, जियो का मतलब अर्थ, स्टेशनरी का मतलब क्या होना चाहिए? रेस्ट पे। तो इसको ऐसे समझे कि जैसे बच्चों ध्यान सुनना, हम मानते हैं कि हमारे पास सपोज करो कि अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस पे, हालांकि हम जानते हैं हल्का सा टिल्ट होकर रोटेट करती है, बट फिर भी हम मान के चल रहे हैं बिल्कुल आइडियल कंडीशन कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट किसी सर्टेन ओमेगा से क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। और आज का ओमेगा बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी 2π/t। टी आज का खुद की एक्सिस पे रिवॉल्व करने का टाइम कितना? 24 आवर्स, ठीक है। तो हमने कहा कि अर्थ कंटिन्यूअसली किसी सर्टेन ओमेगा से क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो जियो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है बच्चों? एक हमको ऐसा सैटेलाइट बनाना है जिस सैटेलाइट का यूज करके, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो सैटेलाइट हमेशा क्या दिखाई देना चाहिए? रेस्ट पे। जिसको ऐसे समझे, मान लेते हैं सपोज करो कि ये हमारे पास एक अर्थ होती, ठीक है, ये अर्थ होती, तो उस कंडीशन में ये अपनी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मान लो क्या कर रही होती? रोटेट कर रही होती। तो हमने कहा कंटिन्यूअसली अर्थ तो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। अब सपोज करो कि हमें हमारी कंट्री के लिए सैटेलाइट डिजाइन करना है, तो मान लेते हैं यार यहाँ पे कहीं ना कहीं ये होता है इंडिया, ठीक है ना, ये हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री यहाँ है। तो ध्यान सुनना,
अगर हमने कहा कि सैटेलाइट आपको यहाँ पे एक सर्टेन हाइट पे लॉन्च करना है, वो भी बात करेंगे कितनी हाइट होगी, बट इतना समझें कि ये अर्थ कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करेगी अपनी ही एक्सिस पे। तो हमें बच्चों एक ऐसा डिवाइस इधर स्पेस में या यहाँ पे फिट करना है या यहाँ रखना है, सो दैट ये हमेशा इस हमारे कंट्री के ऊपर ही दिखाई दे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा, अगर अर्थ कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है तो हमने किसी हाइट पे जाके एक सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये सैटेलाइट हमेशा क्या दिखाई देना चाहिए, रेस्ट पे। जियो स्टेशनरी का मतलब यही है, अर्थ के रिलेटिव हमेशा जब भी आप देखो इसको यही रहना चाहिए। इसका मतलब बच्चों सोचो जरा, अगर अर्थ तो रोटेट कर रही है और ये अगर रोटेट नहीं करे तो कभी भी ये हमारे सामने नहीं रह पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कंट्री अपना यहाँ है और इसके ऊपर अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उस कंडीशन में जरा सोचो, अगर मान लो सैटेलाइट होता तो ये सैटेलाइट यहाँ लॉन्च करना है तो ये सैटेलाइट भी कंटिन्यूअसली इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, रोटेट। क्योंकि देखो अगर आप देख सकते हो कि ये सैटेलाइट का रिवॉल्व करने का कुछ टाइम अलग हो गया। सपोज करो अर्थ खुद की एक्सिस पे कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। तो इसको भी अगर सामने रखने के लिए कितना इसका टाइम पीरियड होना चाहिए, 24 आवर्स। क्योंकि देखो अगर ये मान लो तेज चलेगा तो अर्थ तो स्लो घूमेगी, ये तेज चलेगा तो कंट्री के ऊपर हमेशा मेंटेन नहीं रह पाएगा। अगर ये स्लो चला, अर्थ तेज रोटेट कर गया तो भी कंटिन्यूअसली इस कंट्री के ऊपर यहां नहीं रह पाएगा। तो अगर हमें इस कंट्री के ऊपर कंटिन्यूअसली इसको रखना है तो आप फील कर सकते हो इसको कि ये सैटेलाइट ऑलवेज यहाँ पे आप देखो इसके सामने रहने के लिए जितना ओमेगा अर्थ का होना चाहिए उतना ही किसका बच्चों, इस सैटेलाइट का। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहली चीज तो यहाँ पे क्या आती है, हाँ ये बात और आप समझो कि अर्थ कहां से कहां रोटेट करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की ओर। ये डायरेक्शन होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है, तो इस सैटेलाइट को भी कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, वेस्ट टू ईस्ट। देखो अगर अर्थ ऐसे रोटेट किया, ये सैटेलाइट अगर ऐसे रोटेट किया तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हो यहां से, तो जो डायरेक्शन होगा अर्थ का रोटेशन का वही किसका होगा, इस सैटेलाइट का। और बच्चों इस चीज को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास केवल एक ही ऑर्बिट होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल ऑर्बिट। तो उस कंडीशन में इस ऑर्बिट में ही ये चीज पॉसिबल हो पाती है। तो उस हिसाब से हम क्या देख सकते हैं, पहली बात तो जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाए जाते हैं या लॉन्च किए जाते हैं बच्चों कौन से ऑर्बिट में, कौन से प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो हमेशा ये कौन से प्लेन में रोटेट करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में। और इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। किसके सेम, सेम एज दैट ऑफ द अर्थ के सेम। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि देखो मैंने आपको बोला कि यहां से हमेशा रेस पे दिखाई देना चाहिए, तो इसका टाइम पीरियड कितना, 24 आवर्स। किसके बराबर, अर्थ के टाइम के बराबर। और हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद करना जरा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन कितना, जीएमई, और इनटू में कितना, आर क्यूब। तो आप देख सकते हो बच्चों अर्थ का मास यहां पुट करें, जी का वैल्यू पुट करें, और इसका देखो हमने कहा कि देखो ये कंडीशन है, फिक्स है कि अगर इसको जियो स्टेशनरी बनाना है तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 आवर्स। और इस फॉर्मूले में बच्चों अगर आप 24 आवर पुट करेंगे तो यहां से सर्टेन आपको ऑर्बिट का वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या देख सकते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पे जाकर ही ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो उस कंडीशन में इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करने पे हमको जो सरफेसिंग, अर्थ की सरफेस से इस सैटेलाइट का जो हाइट मिलता है वो मिलता है बच्चों कितना, लमसम 36,000 किलोमीटर के आसपास। इसको हम अप्रोक्सीमेशन में 6 टाइम्स ऑफ, हालांकि एग्जैक्ट नहीं फिर भी 6 टाइम्स ऑफ क्या लिखा जा सकता है, आर के बराबर। एम्स में 2018-19 के आसपास इन्होंने क्वेश्चन इसमें पूछा था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है, तो 36,000 प्लस 6,400 किलोमीटर, ये उसका होगा आंसर। तो आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर हमें एक सर्टेन हाइट चाहिए तो हम ये भी जानते हैं बच्चों कि हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था कितना, याद करो, रूट जीएमई अपॉन कितना, आर। और इस फॉर्मूले में ये डेटा पुट करने पे इसका जो ऑर्बिटल आपको स्पीड मिलेगा वो कितना, 3.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस डेटा के साथ इन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। ये किस स्टैंडर्ड डेटा है, आप ये भी समझ सकते हो बच्चों। मान लेते हैं कि 24 आवर्स यहाँ इसका टाइम पीरियड होता, 36,000 किलोमीटर पे अर्थ की सरफेस से।
आप उस ऑर्बिट से अगर नीचे आ जाएंगे तो आप देख सकते हो ऑर्बिट से नीचे आ जाएंगे तो उस कंडीशन में आर का वैल्यू कम तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा। तो यहां अगर 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड है तो यहां वाले ऑर्बिट का स्पीड उससे ज्यादा होगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम, बहुत जल्दी क्या कर लेगा, रिवॉल्व। ठीक है, तो भी हमारी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। अगर इस ऑर्बिट से आप अपर ऑर्बिट में चले गए तो हम देख सकते हैं ये अगर जियो का ऑर्बिट है तो यहां चले गए तो फिर उस कंडीशन में आर का वैल्यू ज्यादा होने से ऑर्बिटल स्पीड कम, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो अर्थ तो 24 आवर्स लेगी और उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो सिंपल सी बात है कि इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ कंडीशंस ऑब्टेन करनी है क्योंकि हमें करना है कम्युनिकेशन। तो पहली चीज तो बच्चों आप 2-3 चीजें आपस रिपीट कर रहा हूं, कौन से प्लेन में रिवॉल्व करेगा, इक्वेटोरियल प्लेन में वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा, हाइट कितना होगा 36,000 किलोमीटर, स्पीड कितनी होगी ऑर्बिटल 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, टाइम पीरियड कितना होगा 24 आवर्स। क्लियर बात। अब प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, यहाँ पे कई बार कुछ कॉन्सेप्चुअल या कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमसे देखो सुनना कैसे हैं, हमसे पूछता है कभी कभी क्या एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या पूरी अर्थ को कवर कर सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेवर। क्यों, क्योंकि सुनना जरा, अगर ये सैटेलाइट हमने हमारी कंट्री के लिए बनाया, ठीक है, ये हमारा इंडिया, और हमने सैटेलाइट सपोज करो हमारे ये यहाँ पे जो होगा ये कौन सा प्लेन होगा, इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये सैटेलाइट बच्चों अगर यहाँ है तो ये तो हमेशा ही हमारी कंट्री के ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये सैटेलाइट अर्थ के अदर पार्ट को कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई एक सैटेलाइट हम बोलते हैं बच्चों अर्थ के 1/3 पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। कि ये सैटेलाइट अगर यहां है तो इस सैटेलाइट से अर्थ के 1/3 पार्ट में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उस कंडीशन हम क्या देखते हैं, देखो बच्चों ये अगेन मान लेते हैं अर्थ है और ये इक्वेटोरियल प्लेन है, तो हमने कहा कि ठीक है सैटेलाइट आपने यहां बनाया तो ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के कितने पार्ट को कवर करेगा, 1/3। तो कंप्लीट अर्थ को कवर करने के लिए हमको मिनिमम, देखो मैक्सिमम तक कितने लगा सकते हैं आप, बट मिनिमम हमको कितने सैटेलाइट चाहिए बच्चों, 3। क्योंकि देखो ये पहला सैटेलाइट मान लो यहां लगा, ठीक है, तो इसने 1/3 पार्ट को कवर किया। तो बच्चों दूसरा जो सैटेलाइट होगा इससे अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि एक सैटेलाइट यहां था तो दूसरा सैटेलाइट जाएगा इससे 120 डिग्री के एंगल पे, प्लेन चेंज नहीं करना है, ठीक है, 120 डिग्री के एंगल पे, फिर तीसरा सैटेलाइट उससे कितने 120 डिग्री के एंगल पे। तो हम देख सकते हैं यहां पहला सैटेलाइट फिर दूसरा सैटेलाइट कहीं ना कहीं यहां जाएगा, तो उस कंडीशन में ये भी अगेन कितने पार्ट को कवर करेगा, 1/3। और यहां पे भी तीसरा सैटेलाइट यहां होगा, ये भी अगेन कितने पार्ट को कवर करेगा, 1/3। ये सबका प्लेन सेम है, प्लेन चेंज नहीं करना है। ये अर्थ है, पहला सैटेलाइट अगर यहां है तो दूसरा कहीं ना कहीं यहां होगा और तीसरा कहीं ना कहीं यहां होगा। तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों की 3 सैटेलाइट मिलके कंप्लीट अर्थ पे एक साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी अगर सपोज करो हमें किसी भी इवेंट का, जैसे सपोज करो क्रिकेट में ही चल रहा है, किसी कंट्री में अगर क्रिकेट चल रहा है तो उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए कभी भी एक सैटेलाइट से हमारा काम नहीं चल सकता। सपोज करो कि हमारा कंट्री मान लेते हैं कि इंडिया मान लेते हैं यहां होता, ठीक है, और सपोज किसी अदर कंट्री में मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर मैच चल रहा है मान लो यहाँ पे, ठीक है, वो कंट्री यहाँ है, हमारा कंट्री यहाँ है, तो हम देख सकते हैं कि अर्थ के कर्वेचर के कारण हम डायरेक्ट कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते। और एक सैटेलाइट अगर होता तो या तो इंडिया के ऊपर होता या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहां मान लो मैच का अगर यहां पे टेलीकास्ट चल रहा है तो सबसे पहले वहां से रिकॉर्ड करके उस डेटा को नियर बाय सैटेलाइट को भेजा जाता है, इसको बोलते हैं अपलिंक, ठीक है ना, सिग्नल भेजने को। और यहां से ये जो सैटेलाइट होगा नियर बाय वो बाकी के दोनों सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा, तो ये सिग्नल यहां भी ट्रांसमिट करेगा, यहां भी ट्रांसमिट करेगा, और उस कंडीशन में फिर ये सैटेलाइट इस एरिया में और फिर ये सैटेलाइट यहां से इस सैटेलाइट को सिग्नल ट्रांसमिट करके फाइनली यहां हमको मैच दिखाएगा। इसी हिसाब से अच्छा इन्हीं अलग अलग सैटेलाइट का यूज करने के कारण आपने देखा होगा बच्चों, जैसे अलग अलग चैनल पे मैच देखने पे आपको हल्का सा स्लाइड सा डिफरेंस उसमें फील होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो चैनल हैं वो अलग अलग सैटेलाइट का यूज करते हैं क्योंकि सबके राइट्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपने देखा, इसको ऐसे समझे, अगर मान लो एक कंपनी ने सिग्नल यहां से रिसीव करके यहां भेज के यहां इस सैटेलाइट के थ्रू लिया, मान लो चैनल 1 का सैटेलाइट ये है, ठीक है,
और किसी चैनल 2 ने मान लो पहले सिग्नल यहां दिया, फिर सिग्नल यहां दिया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, तो उसने मान लो पाथ 2 को ट्रेवल किया, तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों, सिग्नल तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, तो सबके लिए स्पीड सेम है, बट आप देख सकते हैं बच्चों सेकंड वाले पाथ के लिए उसका एक्चुअली में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब जो इवेंट हुआ, जो बॉल फेंकी गई वो तो सबके लिए सेम इवेंट हुआ, ठीक है, बट जो हमको रिसीव हुआ तो एक सैटेलाइट इधर से आया और दूसरे सैटेलाइट का सिग्नल इधर से आया, तो बच्चों इसको टाइम इसके रिलेटिवली क्या लगेगा, कम, और इस सेकंड वाले को टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, तो उस कंडीशन में वहां आपको सिग्नल थोड़ा लेट रिसीव होगा, तो हल्का सा डिफरेंस आपको फील होगा कि एक में बॉल फेंक चुका होगा तो दूसरे में हल्का सा वो उसके प्रीवियस वाली कंडीशन में होगा, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इनका यूज हम करते हैं कम्युनिकेट करने में, टीवी वगैरह के लिए, तो ये हमारे पास यूज होता है एक सर्टेन पर्पस के लिए। अब बात आती है बच्चों, ये तो चलो ठीक है हमारे पास यूज था, दूसरा सैटेलाइट आता अपने पास कौन सा, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट भी बहुत यूजफुल है और इसके बिना आज हम यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, अगर ऐसा देखा जाए तो, ठीक है, सिग्नल नहीं भी आया कोई इश्यू नहीं है, बट इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो आपको पता होगा पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का यूज किया जाता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, पीएसएलवी, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। वर्ल्ड में करीब 4-5 कंट्री है जिनके पास पीएसएलवी है, हमारे इंडिया के पास भी पीएसएलवी है, और अपने अब्दुल कलाम सर की देन है, क्योंकि उन्होंने ही जो मिसाइल बनाई थी उसी का यूज करके उससे पीएसएलवी डिजाइन किया था। तो आप देख सकते हो बच्चों पीएसएलवी सैटेलाइट बहुत यूजफुल है और इसको लॉन्च करना सबसे टिपिकल है, क्योंकि अर्थ एक्चुअली आपने देखा होगा कि खुद की एक्सेस भी रिवॉल्व कर रही है और अराउंड दी सन भी रिवॉल्व कर रही है। हम क्या देख सकते हैं, ये अर्थ है, ठीक है बच्चों, अर्थ यहां से खुद की एक्सेस पे रिवॉल्व कर ही रही है और हम जानते हैं अराउंड दी सन भी रिवॉल्व कर रही है, तो इस प्लेन में सैटेलाइट ठीक है लॉन्च करना कोई इशू नहीं है, बट जरा सोचो कि अर्थ ऐसे भी रिवॉल्व कर रही है और ये सैटेलाइट आपको ऐसे यहाँ पे बनाना है, तो इस ऑर्बिट को जो पोल के अलोंग यहाँ पे होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कौन सा ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट। और पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीएसएलवी। आपको मालूम भी होगा पीएसएलवी, जैसे हमने कहा कि सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट लॉन्च करने का पहले रिकॉर्ड था वो रशिया के पास था, उन्होंने एक रॉकेट से 37 सैटेलाइट लॉन्च कर रखे थे, बट अब वो रिकॉर्ड अपने इंडिया के पास है। इंडिया ने, आपने देखा होगा 1-2 साल पहले यहाँ पे इसरो ने 104 सैटेलाइट 104 सैटेलाइट एक ही पीएसएलवी रॉकेट से एक ही साथ लॉन्च कर रखे हैं। सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड इंडिया के नाम पे ही है, एक रॉकेट से कई सारे सैटेलाइट लॉन्च करने का। तो वो सारे के सारे जो पोलर सैटेलाइट ही थे, अब उसमें अलग अलग कंट्री के सैटेलाइट भी थे जिनको यहाँ पे हमने लॉन्च किया था। तो पहले इसको समझे, तो पहली चीज तो क्या होगी, रोटेट करेगा कौन से प्लेन में, पोलर ऑर्बिट में। अच्छा बच्चों, इसको यूज हम करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो इसके लिए तो सर्टेन अमाउंट का डेटा फिक्स है, बट ये एक्चुअली में फोटो कैप्चर करने का काम आता है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट जो होगा इसको हम यूज करेंगे फोटो इमेजिंग लेने के लिए, फोटो कैप्चर करने के लिए, दैट्स वाई इसका हाइट जो होगा अर्थ से वो थोड़ा कम रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका हालांकि अलग अलग पर्पज के अकॉर्डिंग इसका हाइट चेंज हो जाएगा, बट फिर भी हम ऑन एन एवरेज बात करें तो बच्चों इसका टाइम पीरियड होता है लमसम 100 मिनट के आसपास, और इसका हाइट 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर हो सकता है, 500 से 800 किलोमीटर के बीच में हो सकती है बात। बच्चों देखो सैटेलाइट वहां चलाए जाते हैं जहां एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो या नहीं हो, और हम मान के चलते हैं भाई 480 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर, हालांकि बहुत थिन हो जाता है 80-90 किलोमीटर की हाइट के बाद बहुत उसकी लेयर पतली हो जाती है, बट ठीक है फिर भी 480 किलोमीटर की हाइट तक हम एटमॉस्फेयर को अगर मान के चलें तो सैटेलाइट उसके ऊपर ही चलाया जाता है ताकि वो एनर्जी का लॉस करके गिर ना जाए, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि इसका हाइट आपको इतना रखना है 500 किलोमीटर टू कितना 800 किलोमीटर। तो इसको समझो बच्चों, ये इकलौता एक ऐसा सैटेलाइट है जो एक साथ पूरी अर्थ को कवर कर सकता है, ठीक है। ये तो 1/3 पार्ट ही कवर कर रहा था, इसका रीजन आप सिंपल से ऐसे समझें, ठीक है। मान लेते हमने कहा कि यार ये अर्थ है और ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जरा विजुअलाइज करना एक बार, अर्थ अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और आपने सैटेलाइट ये बिल्कुल ऐसे चलाया इस एक्सिस के अलोंग या इस ऑर्बिट में, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो सोचो जरा ये अर्थ यहां थी, ठीक है, तो ये सैटेलाइट मान लो यहां से पास हुआ, पर जैसे ये ऊपर पहुंचा तो हम क्या देख सकते हैं कि अर्थ रोटेट कर गई, अर्थ रोटेट कर गई, तो वापस अगर वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आएगा तो आप देख सकते हो
पहले जहां उससे गुजरा था वो पॉइंट अलग था, अब पॉइंट अलग हो चुका है, क्योंकि अर्थ, जरा सोचो, अगर अर्थ रेस्ट पे होती तो कोई इश्यू नहीं है, वो एक ही पॉइंट कवर करता रहता, बट अर्थ खुद की एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हम देख सकते हैं ये सैटेलाइट कंटिन्यूअसली जब इसके रिवॉल्व करेगा तो आप यहां पे फील कर सकते हो कि अर्थ के ईच एंड एवरी पॉइंट आपको यहां पे मिलेंगे। तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि ये सैटेलाइट, एक सिंगल सैटेलाइट पूरी अर्थ को कैप्चर कर सकता है, कवर कर सकता है। बट ठीक है, जब वो गुजरता है आधे पार्ट में, तो आधे पार्ट में दिन हो रहा होता है, तो दूसरे पार्ट में रात होने के कारण उसका कोई यूज नहीं रह पाता। बट ठीक है, हम बोल सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ते हैं। तो इसका जो यूज होता है बच्चों, क्या होता है, पहली चीज तो क्लाउड की इमेज लेने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जैसे मौसम वेदर फोरकास्टिंग का जब इसमें यूज होता है तो वो हमको एक डेटा देते हैं, भाई मानसून इतनी तारीख को आएगा और इतनी बारिश के साथ यहाँ पे पहुंचेगा, डेट वाइज अलग अलग स्टेट का अलग अलग यहाँ पे ब्यौरा तैयार होता है। तो इसी के बिहाफ होता है बच्चों। जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोज करो मानसून उठा, ठीक है, तो क्लाउड्स जो चलते हैं उनकी इमेज को कैप्चर किया जाता है। क्लाउड्स की इमेज कैप्चर करके उसको डेटा मैनिपुलेट करके ये यहाँ पे अंदाजा, एक आइडिया लगाया जाता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उस डायरेक्शन में जाएंगे तो उस पर्टिकुलर स्टेट में कब तक पहुंचेंगे और कितनी रेन यहां पे कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी तूफान आया या कहीं मान लो अर्थक्वेक आया, तो तूफान आया तो सुनामी यही सपोज करो, तो हम ऑलरेडी उसका कैप्चर कर लेते हैं डेटा कि कहां अर्थ के कौन से पार्ट में हलचल चल रही है, और उसको रिकॉर्ड करके डेटा यहां पे मैनिपुलेट करके हम उसको जज करते हैं भाई कब तक ये इस तट से या इस किनारे से टकराएगा या यहाँ पे हिट करेगा। ये सब डेटा बच्चों इसी सैटेलाइट के थ्रू लिया जाता है, इसीलिए सैटेलाइट बहुत यूजफुल है। ठीक है, ये आने वाले आगे की हमको खतरों के बारे में बता देगा भाई कहाँ कब क्या होने वाला है। उसी टाइप से इसका यूज एटमॉस्फेरिक डेटा के लिए भी यूज करते हैं कि कहाँ सपोज करो पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, कहाँ कम हो गया, सब कुछ डेटा के लिए। या आपने सुना होगा कि अंटार्कटिका में उस ओजोन लेयर में जो होल है उसको मॉनिटर करने के लिए भी इन्हीं सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो पोलर सैटेलाइट बहुत यूजफुल है और पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो आप इन दो सैटेलाइट के बारे में ये बेसिक सा डेटा याद रखें।